हमने टॉपिक लिया है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में कंसेप्ट बेसिक्स में क्या आएगा। तो मान लीजिए दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट एक मैं पकड़ता हूँ और इसका सेंटर है, और दूसरा कोई तो ऑब्जेक्ट है और उसका कोई तो सेंटर रहेगा। तो हमेशा क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट सेंटर टू सेंटर क्या रहेगा, उनके बीच में अट्रैक्शन रहेगा। यानी कि दुनिया में कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे को क्या करेगा, कंटिन्यूसली अट्रैक्ट करेंगे। तो उसको ही क्या कहेंगे, हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट एंड द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका मास m1 कंसिडर करते हैं, इसका मास m2 कंसिडर करते हैं, और इनका सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस मान लीजिए r है। तो यानी कि अगर हम ग्रेविटेशनल ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, g m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या रहेगा, F इज इक्वल टू, यानी कि m1 m2 पे कितना फोर्स लगेगा, तो g m1 m2 बाय r स्क्वायर, या अदरवाइज m2 कितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर, तो g m1 बाय r स्क्वायर हम ऐसा कह सकते हैं m2 के ऊपर। तो यानी कि ये जो g है, तो g जो है तो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इतना वैल्यू है। तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू क्या होता है कि पूरे यूनिवर्स में आप ब्रह्मांड में कहीं भी जाएंगे तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो ये कुछ वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। यानी कि अगर पानी में भी देखे, स्पेस में भी देखे, वैक्यूम में भी देखे, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। दूसरा हमने कंसेप्ट क्या सीखा कि दुनिया के कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट है, वह हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, तो अट्रैक्ट करेंगे। जो भी हम फोर्स पढ़ते हैं, तो फोर्स क्या क्या एक्टिविटी करता है। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मान लीजिए अगर हमने फोर्स अप्लाई किया, तो ये फोर्स क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है। एक तो उसको, अगर वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, या अदरवाइज मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, या अदरवाइज मोशन में है तो उसका जो स्पीड है, तो स्पीड कही है, तो स्पीड उसका क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। लेकिन अगर फोर्स की बात करें, अगर ऑलरेडी वो मोशन में है, तो मोशन में है तो क्या कर सकता है, तो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो वैसे ही, यानी कि अगर हम वेलोसिटी की बात करें, तो क्या कर सकता है, वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है, या अदरवाइज वेलोसिटी को डिक्रीज कर सकता है, या अदरवाइज चेंज इन डायरेक्शन कर सकता है, कर सकता है, या अदरवाइज क्या कर सकता है, जो भी फोर्स हमने अप्लाई किया है, तो उसका जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या है उस पर्टिकुलर चीज़ का, वो क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, या अदरवाइज फोर्स डालने से। देखिए, मान लीजिए अगर हमने इनर साइड से अगर फोर्स डाला किसी ऑब्जेक्ट पे, हाँ, अंदर से अगर बाहर फोर्स डाला तो क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज भी कर सकता है, जो भी हम फोर्स डालने वाले हैं। और उसके बाद क्या होता है, शेप जो है, तो शेप क्या हो सकता है, उसको शेप को डिस्टॉर्ट कर सकता है। तो जब भी हम फोर्स डालेंगे, तो फोर्स रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। मोशन में ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है तो उसका स्पीड इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। अगर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अगर वेलोसिटी के टर्म्स में फोर्स की बात करें, तो उसका क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, और चेंज इन डायरेक्शन कर सकता है। तो चेंज इन डायरेक्शन, अगर ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अगर मान लीजिए वॉल्यूम जो है, अगर देखिए कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम बाहर से फोर्स डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंटरनली, अगर अंदर से, अगर यहाँ से अगर बाहर अगर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर फोर्स डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और शेप क्या है, तो शेप को भी डिस्टॉर्ट कर सकता है। तो ये अलग अलग ये जो एप्लीकेशन या रिजल्टेंट है, जो फोर्स उसमें दिखा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। दुनिया में कितने प्रकार के फोर्स होते हैं। तो फोर्स जनरली जो होते हैं, तो फोर्स दो ही प्रकार के होते हैं। एक फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा फोर्स क्या होता है, तो दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स को फॉर एग्जांपल हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो जब भी मैं मेरे पे हाथ से लिख रहा हूँ, तो ये क्या है, मैं पेन के ऊपर
मस्कुलर फोर्स जो है, तो मस्कुलर फोर्स एग्जर्ट कर रहा हो, उसकी वजह से हम उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कह सकते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटी आ जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इवन मैग्नेटिक फोर्स है और इवन न्यूक्लियर फोर्स है। तो ये सारे फोर्सेस क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो जब भी जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो मस्कुलर फोर्स हो गया या फ्रिक्शन है, तो दीज आर द नॉन कॉन्टैक्ट, दीज आर द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फ्रिक्शन हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया, फ्रिक्शन, मस्कुलर फोर्स, ये क्या है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जनरली हम ग्रेविटी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, इवन मैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फोर्स पढ़ते हैं। फोर्स में और हम क्या पढ़ते हैं, तो जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग जो फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, इवन टेंशन फोर्स है, तो ये क्या है, एग्जैक्टली कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो जब तक कॉन्टैक्ट रहेगा तभी ये फोर्सेस एप्लीकेबल हो जाते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, अगर मान लीजिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में अगर हम सबसे पहले मान लीजिए लॉज देखें, तो ये सिंपल है कि अगर कोई जो बॉडी है अगर रेस में है स्पेस में, तो वो क्या करेगा, हमेशा स्पेस में रहने की कोशिश करेगा, या अदरवाइज कोई भी बॉडी जो है वो ऑलरेडी मोशन में है, तो बॉडी क्या करेगा, हमेशा मोशन में रहने की कोशिश करेगा, अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर क्या है, एक्सटर्नल, उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जो है उसके ऊपर अप्लाई ना हो। तो मान लीजिए अगर कोई चीज़ पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी, वो अपना जो डायरेक्शन है, मोशन है या स्ट्रेट है, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करेगी जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं डालते हैं। या अदरवाइज कोई तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑलरेडी वो किसी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से चल रही है, तो इस केस में क्या करेगा, वो बॉडी कभी भी अपना स्पीड कम नहीं करेगा। लेकिन होता क्या है कि एक्चुअली जो गाड़ी वगैरह रहता है, तो उसके अपोजिट में क्या रहता है, फ्रिक्शन रहता है, एयर ड्रैग रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी फोर्स की जो ताकत है, उसकी एनर्जी कम करने की कोशिश की जाती है। इसकी वजह से वो जो बॉडी है उसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो स्पीड है या वेलोसिटी वो कम हो जाता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड लॉज ऑफ मोशन की अगर बात करें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, तो एक्चुअली सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर मान लिया आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स क्या करेगा, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये हमेशा फोर्स क्या करेगा, वो जो मोमेंटम है ये ऑब्जेक्ट का, तो उसको चेंज करने की कोशिश करेगा विथ रिस्पेक्टिव टू टाइम। जितना आपका फोर्स ज़्यादा रहेगा उतना क्या रहेगा, उसका मोमेंटम का चेंज ज़्यादा रहेगा। तो जो पी होता है लीनियर मोमेंटम, उसका वैल्यू क्या रहता है, एम डॉट वी कह सकते हैं, यानी कि डॉट प्रोडक्ट नहीं है बट एम डॉट वी यानी कि मास इनटू वेलोसिटी कह सकते हैं। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रेफरेंस टू टी, तो यानी कि डी टी का अगर हम डिफ्रेंशिएट करें एम डॉट वी, इस केस में क्या हो जाएगा, तो यानी कि यू डॉट वी रूल लगेगा डिफ्रेंशिएशन का, तो एम को कांस्टेंट रखा तो ये डी वी बाई डी टी बन जाएगा, और प्लस अगर हमने वी को कांस्टेंट रखा तो ये डी एम बाई डी टी हो जाएगा। तो जो डी वी बाई डी टी है उसको ही हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन, एंड प्लस मान लीजिए ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है, तो ये क्या है कि ये वेलोसिटी और डी एम बाई डी टी है। तो ये जो हमारा फोर्स का वैल्यू आता है, तो फोर्स का वैल्यू आता है एम ए प्लस वी डी एम, वी प्लस डी एम बाई डी टी। तो इस केस में हम क्या पढ़ते हैं, जनरली जो हमारा जो जनरली जो भी डिस्कशन टॉपिक रहता है उसमें क्या रहता है, मास जो होता है उसमें जो भी हम मास पढ़ते हैं, तो ये मास है। तो ये जो हम जनरली मास पढ़ते हैं, तो मास क्या होता है कि मास कांस्टेंट होता है। मास कांस्टेंट होने के कारण ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। बट लेकिन अगर उसका ट्रू फॉर्म देखें तो फोर्स का हमेशा क्या आ जाएगा, एम ए प्लस वी डी एम बाई डी टी, यही आ जाएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब भी मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने कोई फोर्स लगाया, तो अगर मान लीजिए आपने एफ फोर्स लगाया, तो बॉडी भी क्या करेगा, रिवर्स आपके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, एफ फोर्स लगाएगा। हाँ, हम इसको रिएक्शन फोर्स कहेंगे, अभी हम उसको F1 कहते हैं। अगर आपने एफ फोर्स लगाया तो आपके ऊपर उसका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, इसलिए हम माइनस से लिखते हैं। अगर आपने कभी बॉडी के ऊपर एफ फोर्स लगाया तो बॉडी भी आपके ऊपर क्या करेगा,
रिएक्शन फोर्स लगाएगा F1, तो ये एग्जैक्टली इसका न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट एग्जैक्टली क्या होता है ना, ये जो F फोर्स है, तो F फोर्स आपने क्या किया है, तो F फोर्स आपने बॉडी पे लगाया है कि ऑब्जेक्ट पे लगाया है। लेकिन जो F1 फोर्स है जो इक्वल एंड अपोजिट मीन्स इक्वल मैग्नीट्यूड का है बट अपोजिट डायरेक्शन का है, तो ये एग्जैक्टली किस पे लगा है, तो आप पे लगा है। तो यानी कि आपने जितना फोर्स लगाया उतना ही आपके ऊपर फोर्स लगाया जाएगा बॉडी द्वारा। तो इसको ही क्या कहते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो क्या है कि उसका स्टेटमेंट ऐसा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बाय द बॉडी ऑन ईच अदर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मान लीजिए अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को मान लीजिए स्ट्रिंग है आपके हाथ में, और आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कुछ घुमा रहे, तो अगर हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो इस केस में क्या हो जाता है कि अगर मान लीजिए अगर आप आपके हाथ में कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग से अपने ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे, तो यानी कि एक फोर्स तो बाहर लगेगा कि जो एग्जैक्टली वो लेके ऑब्जेक्ट को बाहर लेके जाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन जो इसमें जो टेंशन फोर्स है, तो टेंशन फोर्स क्या है, उसको अंदर खींच रहा है। तो यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या रहेगा, mv²/r रहेगा। लेकिन v जो होता है, v का वैल्यू क्या होता है, r ओमेगा। तो r क्या है, तो r जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ओमेगा क्या है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी है, और r क्या है, तो रेडियस ऑफ सर्कल है। अगर हम इसमें ये वैल्यू v इक्वल टू r ओमेगा डालें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो m ये हो जाएगा ओमेगा² r² डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस r से ये r कट जाएगा और ये हो जाएगा mr ओमेगा²। तो mr ओमेगा² जो है, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहता है, हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ खींचने की कोशिश करता है, हमेशा उसके सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली अगर मान लीजिए आप यहाँ बीच में खड़े और आपके हाथ में स्ट्रिंग है, तो क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो अंदर रहने की कोशिश करेगा जब तक आपने उस स्ट्रिंग को पकड़ के रखा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहता है, तो उसका वैल्यू रहता है mv²/r, और एग्जैक्टली वी जो होता है, तो वी का वैल्यू क्या होता है, r ओमेगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि हमेशा सेंटर की टूवर्ड अट्रैक्ट करने वाले फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अगर हम ग्रेविटी की बात करते हैं, अगर हम मून अर्थ का ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं, तो अर्थ का जो ग्रेविटी होता है, अर्थ का जो ग्रेविटी हम GE लिखते हैं, GE, जो उसकी वैल्यू लगभग कितने आते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। लेकिन अगर वही हम मून की ग्रेविटी देखें तो लगभग कितने आती है, 9.8 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। यानी कि जितनी भी हमारी अर्थ की ग्रेविटी है, तो अर्थ के ग्रेविटी के 6 टाइम्स क्या होता है, वो लेस रहता है मून का ग्रेविटी। और जो ग्रेविटी हमने क्या देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या आता है, G m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। तो यानी कि ये एक बॉडी, उसका मास m1, दूसरी बॉडी जिसका मास m2, और उसका सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस मान लीजिए r। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये G m1 m2 डिवाइडेड बाय r² ये हो जाएगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका वैल्यू कितना देखा हमने, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ये वैल्यू आ जाएगा इसका। तो अगर हम इस टर्म की बात करें, सिर्फ इस टर्म की बात करें, तो F क्या होता है, mg होता है। तो यानी कि ये जो g रहेगा, अगर हम इसको m कंसीडर करें, m2 को, तो g का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो g का वैल्यू आ जाएगा g m, यानी अर्थ लिखते हैं यहाँ, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। मान लीजिए अगर हम कभी अर्थ पे है और हमारा वेट गिन रहे, जिसको हम वेट भी कह सकते हैं, द वेट एक्सर्टेड बाय द एग्जैक्टली फोर्स एक्सर्टेड बाय आर वेट, तो कितना फोर्स लगाएगा हमारा वेट, तो mg फोर्स लगाएगा। तो वहाँ g का वैल्यू क्या, जो स्मॉल g है यानी ग्रेविटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, इतना वैल्यू g का आ जाएगा। तो ये वैल्यू लगभग कितना आ जाता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। बट रफ कैलकुलेशन के लिए हम इसका वैल्यू क्या पकड़ते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है, इसका वैल्यू हम इसमें कंसीडर करते हैं।
फ्री फॉल का क्या होता है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं अर्थ की तरफ। तो मान लीजिए जब उसके ऊपर अदर देन ग्रेविटी, इसको कौन खींच रहा है, तो ग्रेविटी खींच रहा है। तो अदर देन ग्रेविटी उसके ऊपर एग्जैक्टली क्या होता है ना, उसके ऊपर एक एयर रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग जो होता है, एयर ड्रैग कह सकते हैं या एयर फ्रिक्शन कह सकते हैं। तो ये इसके ऊपर ऑलरेडी उसके ऊपर एक्ट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन क्या करते हैं, उसकी वैल्यू बहुत कम होने के कारण जनरली हम क्या करते हैं, उसको निगलेक्ट करते हैं। तो यानी कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे, यानी कि आसमान से नीचे, स्पेस से नीचे आ रहा है अर्थ की तरफ, तो अर्थ सरफेस की तरफ आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि उसके ऊपर सिर्फ अगर ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को क्या कहते हैं, हम फ्री फॉल कहते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है कि जब भी हम अगर मान लीजिए अगर हम ये अर्थ कंसीडर करते हैं, अर्थ कंसीडर करने के बाद मान लीजिए यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है तो हम कंसीडर करते हैं कि वो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो एग्जैक्टली कहाँ फॉल होना चाहता है, तो ये अट्रैक्ट होता है अर्थ के सेंटर की तरफ। तो इस अर्थ के सेंटर की तरफ क्या रहता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। तो उसका वैल्यू हमेशा रहेगा mv²/r। तो mv²/r जो है, तो इस इतना फोर्स से क्या होगा, mv²/r के फोर्स से क्या हो जाएगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा अर्थ के सरफेस की तरह अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। लेकिन इस केस में क्या है कि जो हमारा सरफेस रहता है, यहाँ एग्जैक्टली सरफेस पे आके क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट कोलाइड हो जाता है और एग्जैक्टली इतने उसके पास एनर्जी नहीं कि वो अंदर वो चला जाए सेंटर के, अर्थ के सेंटर की तरफ। इसीलिए हमको लगता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है कि सरफेस पे गिर रहा है। वो सरफेस पे नहीं गिरना चाहता है, लेकिन अगर मान लो उसके पास बहुत ज़्यादा मास है और बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है और बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो एग्जैक्टली क्या करेगा, वो सरफेस को तोड़कर कहाँ जाने की कोशिश करेगा, तो अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसके वेलोसिटी क्या है, मान लीजिए ये कोई अर्थ का सरफेस है, अर्थ है, और अर्थ के सरफेस से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में भेजना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली मान लीजिए यहाँ तक जो है, ये जो एक स्पीयर है, ये जो इमेजिनरी एक स्पीयर है या सर्कल है, कि जहाँ तक एग्जैक्टली क्या करेगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ की ग्रेविटी में रह सकता है। लेकिन इसके बियॉन्ड क्या होने वाला है, मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि अर्थ के जो ग्रेविटी है उसको क्रॉस करके स्पेस में निकल जाएगा। तो इसको ही क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो जो वी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है, उसका वैल्यू आता है √2gm/r। तो r क्या है, तो r एग्जैक्टली रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो अगर हम अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को भेजते हैं या फेंकते हैं कि जिसकी वजह से वो अर्थ सरफेस का ये तोड़कर मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़कर बाहर चला जाए स्पेस में, तो इसको ये जो वेलोसिटी है, हमें इतनी वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट को देनी पड़ेगी। लेकिन इस केस में क्या हो जाता है कि मान लीजिए अगर हमने इसको r से मल्टीप्लाई किया और r से डिवाइड किया, तो ये टोटल टर्म क्या बनने वाला है, ये जो टोटल है gm, ये जो है तो gm/r² बन जाएगा। और हमने क्या देखा है, gm/r²। तो ये किसका फार्मूला है, तो ये ग्रेविटी का फार्मूला है। तो यानी कि वी एस्केप जो है, तो वी एस्केप का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2gr आ जाएगी। अगर हम इसको किलोमीटर में रफली कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर फेंकने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या कर सकता है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस को क्रॉस कर अर्थ की ग्रेविटी के जो है, ये स्फीयर है, तो अर्थ के ग्रेविटी का जो इमेजिनरी स्फीयर है, तो उसको क्रॉस करके क्या हो जाएगा, तो स्पेस में निकल जाएगा। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम एस्केप वेलोसिटी ऐसे कहते हैं। वेटलेसनेस इन स्पेस क्या है, वेटलेसनेस इन स्पेस में क्या होता है कि मान लीजिए जनरली हम जब भी अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ के ऊपर मान लीजिए अर्थ का ये ग्राउंड सरफेस है, तो हमारा जो वेट है, मान लीजिए हम यहाँ से खड़े हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो वेट है तो वो mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और लेकिन उसको पैरेलली काउंटर करने के लिए क्या करता है, जो सरफेस है अर्थ है, तो वो भी हमारे ऊपर क्या करता है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाता है। कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जनरली क्या रहता है, तो mg हमारे वेट के आसपास रहता है, मीन्स वेट के बराबर रहता है। अगर हम मान लीजिए अर्थ के साथ मान लीजिए परपेंडिकुलरली अगर देखें, तो इतना हम क्या करते हैं, तो हमारे ऊपर ग्रेविटी जो है इतना हमें क्या करती है, तो उतना रिएक्शन फोर्स देती है। लेकिन क्या हो जाता है कि मान लीजिए अगर ये अर्थ है, अर्थ के बाहर हम कहीं तो है स्पेस में, तो क्या हो जाता है, स्पेस में हम जो है, तो हमारे पास कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं है। तो कांटेक्ट फोर्स नहीं होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी अगर हम स्पेस के बाहर है या मान लो स्पेस शटल के अंदर है, तो क्या हो जाता है इस केस में, जो हमारे ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटी है,
वो ग्रेविटी का वैल्यू ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो वेट क्या होता है, वेट होता है mg, तो यानी कि एक प्रकार का वेट क्या है, तो ये वेट एक नथिंग बट एक रिएक्शन फोर्स है। जिस टाइम क्या हो जाता है कि हमारा ग्रेविटी का वैल्यू कम हो जाएगा तो मास तो उतना ही रहने वाला है, तो जो हमारा वेट है तो वेट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, स्पेस में कम होने वाला है। तो इसकी वजह से हमें क्या लगता है, तो हमें लगता है कि हमारा वेट कम हो गया है। उस फीलिंग को ही हम क्या कह सकते हैं, उस फीलिंग को हम वेटलेसनेस कह सकते हैं स्पेस में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए अर्थ के ऊपर खड़ा है, तो अर्थ के ऊपर खड़ा है तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, -Gm/r। तो मान लीजिए ये सेंटर है, सेंटर से अर्थ का डिस्टेंस रेडियस r है, तो यानी कि हम अर्थ से कितना दूर है, अर्थ के सेंटर से तो r डिस्टेंस पे दूर है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो एनर्जी है ऑन सरफेस, तो ये क्या है, सरफेस पे क्या आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर हम कोई h हाइट पे है, h हाइट पे है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है तो उस केस में क्या आ जाएगा, -Gm/r+h। तो मान लीजिए यहाँ इस केस में हम यहाँ कोई तो h हाइट पे है, तो ये h हाइट पकड़ते हैं और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, तो ये जो डिस्टेंस है तो ये r है, तो r+h हो जाएगा। तो यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या हो जाएगा, -Gmm+r+h। तो यहाँ r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, h क्या है, अर्थ के सरफेस से, अर्थ से सरफेस से हम कितना ऊपर है, ये क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और ये क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है या हम है अगर स्पेस में, तो ये हमारा मास है, या किसी स्पेस में जो ऑब्जेक्ट है उसका स्टडी कर रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2 mv²। तो यहाँ m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उसका वेलोसिटी जो है तो उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी को किस में गिनते हैं, हम जूल में गिनते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है तो इसका ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 mv²। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जूल में गिनेंगे। अगर हम इसको यहाँ लिखें तो ये क्या हो जाएगा, kg/m²/s², kg²/m²+s², kg/m²+s²/s²। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, तो जूल ऐसे कहते हैं, ऐसा कहा तो भी चलेगा। जूल का दूसरा डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर लिखे या kg/m²+/s² लिखे, तो ये सारे किसके डिराइव्ड ये है फॉर्मूले, या एग्जैक्टली यूनिट्स कह सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली किसके, जूल के ही है। और जूल क्या है, तो ये एनर्जी का यूनिट है। न्यूटन मीटर भी क्या है, एनर्जी का ही, या वर्क डन कह सकते हैं, एग्जैक्टली इसको वर्क डन कह सकते हैं। और जूल क्या है, हीट कह सकते हैं, या हम इसको वर्क डन कह सकते हैं। और ये जो है तो ये भी क्या है, तो ये भी जूल का ही यूनिट्स है।